हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से आपकी चल रही होगी। तो सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला हम कर रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं दिसंबर 2021 में जो आपके एग्ज़ाम्स हुए थे सीटेट के, और जनवरी 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे। तो इसमें 20 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें कंटेंट वाला पार्ट हमने कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट शुरुआत करेंगे दूसरे क्वेश्चन पेपर की, जो कि है 21 दिसंबर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हियर इज समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो है 21 दिसंबर 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, पेपर 2 सोशल साइंस का। इसके हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, तो विद एक्सप्लेनेशन इनको हम सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। पूरी सीरीज़ को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन है, ज्येष्ठाधिकार शब्द का अर्थ है। ज्येष्ठाधिकार शब्द का क्या अर्थ है इसमें बताना है। तो आंसर जो होगा सही आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे बड़े बेटे को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है। ज्येष्ठ का मतलब मैं बात करूं तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है परिवार में उसको एक तरह से हम कहते हैं ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठाधिकार से मतलब भी वही है कि जैसे एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उसमें अगर कोई बड़ा बेटा है तो उसको कहा जाता था ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ पुत्र का क्या अधिकार होता था कि अगर उसके माता पिता नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली वो पूरी संपत्ति का मालिक बन जाता था। और इसके अलावा अगर कोई पद है, जैसे कोई राजा का पद है, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसको ज्येष्ठ पुत्र जो होता था, बड़ा पुत्र जो सबसे होता था, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता था। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ज्येष्ठ पुत्र से संबंधित विरासत का एक विशेष अधिकार है ये। विरासत में सब कुछ आ जाता है, जैसे प्रॉपर्टी आ गई, कोई अगर पद है तो वो आ गया, तो सारा कुछ आ जाता है हमारा जो ज्येष्ठाधिकार है उसमें। तो पहले ये पद्धति काफ़ी प्रचलित थी, अभी भी मौजूद है ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि ज्येष्ठ जो शब्द है या फिर ज्येष्ठाधिकार जो पद है ये बेसिकली कहाँ से आया था? ब्रिटिश से आया था। ये ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए थे भारत में तो उन्होंने इसका एक तरह से जन्म दिया था इस चीज़ को। तो ये क्या करते थे, जो सबसे बड़ा जो बेटा होता था उसको ये वरीयता देते थे, उसको प्राथमिकता देते थे। अगर उसको मतलब कोई उत्तराधिकारी अगर चुनना है या फिर कोई प्रॉपर्टी का मालिक अगर कोई होगा तो वो क्या होगा? बड़ा बेटा होगा। तो इन्होंने ये अधिकार बड़े बेटे को दिया था। तो इसी पूरे अधिकार को समझा जाता है क्या? ज्येष्ठाधिकार इसको कहा जाता है, जो कि संपत्ति या फिर कोई पद विरासत में अगर मिलता है बड़े बेटे को तो उसी को हम क्या कहते हैं? ज्येष्ठाधिकार। तो जैसे कि आपका ऑप्शन में दिया गया है, सबसे बड़े बेटे को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय का कालानुक्रमिक रूप से सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनेक्सेशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? कहने का मतलब है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्यों में जो विलय किया था अनेक जगहों का, अनेक स्थानों का, तो वो किस क्रम में किया था? कौन से स्थान का विलय सबसे पहले हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था? इस तरह से इसका क्रम बताना है। तो सही आंसर देख लेते हैं, इसका क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले तो इन्होंने विलय किया था, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चुनना है। तो विंध्य के दक्षिण का, जो जैसे कि भारत है अगर हमारा, तो यहाँ पर कुछ ये विंध्य की पहाड़ियाँ पड़ती है ना, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, तो उससे नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण वाला पार्ट कहेंगे। तो विंध्य के जो दक्षिण वाला पार्ट है इस पे पहले कब्जा किया था। उसके बाद अफगानिस्तान पड़ता है भारत के उत्तर में। और अगर बात करें सिंध और पंजाब की, तो सिंध और पंजाब अफगानिस्तान के बाद इनका विलय किया गया था। तो क्रम से ये यहाँ पर दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए और बी दिया हुआ है, इनका सही मिलान करना है, कौन सा किससे मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक तरह से दिया गया है किस पद को क्या कहा जाता था, ये इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम सही से मिला करके देखते हैं तो देखो, ए को हम मिला देंगे किससे? 3 से। मिलिट्री पे मास्टर्स, इनको क्या कहा जाता था? बख्शी कहा जाता था इनको। और इसके अलावा अगर देखें, बी को हम मिलाएंगे 4th से। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस पैट्रोनेज, यानी धार्मिक संरक्षण के प्रभारी मंत्री, ये क्या कहलाते थे? ये सदर्स कहलाते थे, ये सदर कहलाते थे। और तीसरा अगर हम मिलाएं, सी को दूसरे से मिलाएंगे
सैन्य कमांडर यानी कि फौजदार, जो कि आज भी प्रचलित है ये नाम, सैन्य कमांडर यानी जो मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, फौजदार। और ये फोर्थ जो है टाउन पुलिस कमांडर, इसको कोतवाल कहा जाता था। तो इस तरह से इनका मिलान कर देंगे, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दो कथन है इसमें, देखो बेसिकली ये मुगल काल से रिलेटेड कथन दिए हुए हैं और इसमें सही आंसर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। देखो इसमें दोनों ऑप्शन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी करेक्ट हैं, ए और बी आर ट्रू। पहला कथन क्या है, पहला कथन है पित्रा द्यूरा एक पद्धति है मुगल काल की। तो इसमें दिया हुआ है पित्रा द्यूरा रंगीन पत्थर हैं जिन्हें संगमरमर या रेत के पत्थरों में उकेरे गए गड्ढों में रखा गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अभी मैं इसका पिक्चर आपको दिखाऊंगी जिससे क्लियर हो जाएगा किस तरह की होती थी ये पद्धति, किस तरह की आर्ट होती थी। और स्टेटमेंट जो दूसरा है ये है शाहजहां ने लाल किले में शाही न्याय और शाही दरबार के बीच संबंध पर जोर देने के लिए इनका इस्तेमाल किया। तो दूसरा कथन भी इसमें सही है। तो देखो इसमें एक बार देख लेते हैं इनको किस तरह की ये पद्धति आर्ट है। देखो आर्ट ये कुछ इस तरह की है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर ये आर्ट है, पित्रा द्यूरा के नाम से जानी जाती है। और ये हम कहेंगे एक तरह से हार्ड स्टोन होता है, ये कलरफुल स्टोन होता है जो कि ये पत्थरों में एक तरह से इसको तराशा जाता है, इसमें मतलब कि अंदर इसको पत्थर के फिट किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने कभी ताजमहल विजिट किया होगा तो ये ताजमहल के अंदर की तस्वीर है। तो यहाँ पर ताजमहल पर आप ये वाली जो आर्ट है वो देख पाएंगे, पित्रा द्यूरा। तो इसको पित्रा द्यूरा कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना रंगीन पत्थर, रेड कलर के कुछ ग्रीन कलर के, ये कलरफुल पत्थर हैं जो कि अलग से इसमें नक्काशी की गई है। तो पित्रा द्यूरा जो है ये कई प्रकार के कठोर पत्थर की एक कला है जो कि विशेष रूप से कब प्रचलित थी, 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंत में। तो ये काफ़ी फली फूली इस शताब्दी के अंत में, और इसमें रंगीन पत्थर के कटे फटे टुकड़ों से अत्यधिक भ्रामर चित्रों का निर्माण शामिल था। यानी कि ये कटे फटे जो चित्र हैं, कटे फटे जो पत्थर हैं, कलरफुल पत्थर आप देख रहे होंगे, इनको फिट किया जाता था किसी और पत्थर में या फिर चट्टानों में। उसके बाद ये कुछ इस तरह की आर्ट बन करके आती थी। तो आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत कला है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग या फिर किसी ने धागे से कढ़ाई की हुई है, लेकिन ये पत्थरों को इसमें जड़ा गया है। तो इस तरह की आर्ट आजकल तो बनानी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशालाओं से जुड़ी निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो देखो ये जो है पंक्ति दी हुई है, शिक्षण मौखिकता और गुरु ने छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार क्या पढ़ाना है इसका बंटवारा किया। छात्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं किया गया था, गुरु ने बच्चों के समूहों के साथ अलग से बातचीत की। तो देखो इसमें ये जो दिया गया है कि उपरोक्त पंक्तियाँ क्या दर्शाती है, इसमें से हमें स्टेटमेंट चूज करनी है, कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें सही होंगी। तो इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, जो कि है बी और सी। बी और सी जो है ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बी कौन सा है, द सिस्टम इज़ फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल यानी लचीला है। जैसे कि स्टूडेंट्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से जो ढल जाए सिस्टम, वही उसको हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, जिस सिस्टम में हम कुछ चेंजेस कर सकें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। द सिस्टम इज़ सूटेड टू लोकल नीड्स, प्रणाली जो है स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है, यानी कि जो ज़रूरतें हुए हैं उसके अनुकूल है सिस्टम पूरा। तो बी और सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए और बी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि हैं मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड पहला कथन, और दूसरा उस टाइम से रिलेटेड है जिस टाइम के मोहम्मद तुगलक रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स में बताना है कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ द करेक्ट इन्फ्रेंस ऑफ ए, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वो भी सही दी हुई है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका दिल्ली सल्तनत से लिया गया है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश आपने पढ़ा होगा, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्शन है ना उसका, उससे लिया गया है ये। तो पहला स्टेटमेंट जो है, मोहम्मद तुगलक की उच्च प्रशासनिक पदों पर एक वाइन डिस्टिलर, एक नाई और एक रसोइया नियुक्त करने के लिए आलोचना की गई थी। तो उसकी आलोचना की गई थी इन कुछ कामों के लिए, कुछ उसने लोग नियुक्त किए थे उसके लिए। और इसके अलावा यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़ियों को दर्शाता है। तो दूसरा भी सही है। एक तरह से ये स्टीरियोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, कि अगर उसने देखो छोटे जाति, मतलब ये एक तरह से पिछड़ी जाति होती थी ना, जो नीची जाति कही जाती थी, उनके लोगों को उसने क्या किया, उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। तो लोगों में विरोध हो गया। एक तरह से कहते हैं ना कि भाई वो तो नीची जाति का है, वो तो कुछ मतलब नीच है, नीच कुल का है, उसको आपने उच्च पदों पर कैसे बिठा दिया।
तो एक तरह से इसकी इस बात को लेकर के आलोचना हुई, और ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ उस टाइम पर क्या था, रूढ़ यहाँ प्रचलित थी, एक तरह से स्टीरियोटाइप था कि मतलब जो नीची जाति के लोग हैं वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो दोनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही है, और जो एक तरह से आधार जो दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली को इस रूप में जाना जाता था। तो मुगल एक तरह से क्या करते थे, रैंकिंग करते थे, वेतन देते थे और सैन्य जिम्मेदारी तय करते थे। तो एक प्रणाली थी वो की जो कि थी ग्रेडिंग प्रणाली, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता था, जो कि है मनसबदारी व्यवस्था। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या थे, मतलब कुछ विशेषताएं थी इसकी। तो अकबर ने ये शुरुआत करी थी इस प्रणाली की, ध्यान रखेंगे। अकबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, और इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक रैंक दिया गया था। रैंक को ही क्या कहा जाता था, मनसब कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, रैंक से याद रखेंगे मनसब, तो ये प्रणाली भी आपको याद रहेगी। रईसों के लिए निम्नतम रैंक 10 थी, मतलब नीचे से नीचे रैंक भी क्या थी, रईसों के लिए 10 थी, और उच्चतम रैंक जो थी, हाईएस्ट जो रैंक थी वो थी 5000। शाही रक्त के राजकुमारों को और भी उच्च पद प्राप्त हुए। रैंकों को दो में विभाजित किया गया था, दो तरह की रैंकों में मतलब डिवाइड किया गया था इस चीज़ को। तो ये था जाट और सावर। जाट का अर्थ है व्यक्तिगत, और ये व्यक्ति को तय करता है एक तरह से। एक तरह से हम कहेंगे व्यक्तिगत जो स्टेटस है उसको ये डिफाइन करता था जाट। सावर रैंक का एक व्यक्ति के घुड़सवार सैनिकों की संख्या को इंगित करता है जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता थी। सावर रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन ऑफ अ पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, एक तरह से जो ये तो घुड़सवार सैनिकों की संख्या कितनी है, बेसिकली ये इस रैंक पर डिपेंड करता था। तो प्रत्येक सवार को कम से कम 2 घोड़े रखने पड़ते थे। प्रत्येक सवार को, सावर कहीं पर सावर है कहीं पर सवार है, और प्रत्येक को मतलब जो भी जिसको ये रैंक मिलती थी ना सावर, उसको कम से कम 2 घोड़े रखने जरूरी थे, मतलब कि एक तरह से कंपलसरी कहेंगे हम। सभी नियुक्तियां, पदोन्नति और बर्खास्तगी सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। ये ऐसी प्रणाली थी कि इसमें अगर किसी को अपॉइंट करना है या फिर किसी का प्रमोशन करना है, किसी को अच्छे पद पर बिठाना है, या फिर किसी को कहेंगे हम डिसमिस करना है, किसी को अपने पद से हटाना है, तो ये सब किसके द्वारा किया जाता था, सम्राट के द्वारा किया जाता, यानी कि अकबर के द्वारा किया जाता था, क्योंकि अकबर ने ही प्रणाली शुरू करी थी। तो ध्यान रखेंगे पॉइंट्स इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आजकल पूछे जा रहे हैं, तो क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं दिसंबर 2021 के। इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको करनी है। देखो ये मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, इसके अलावा मेरी बेसिक क्लासेस चल रही हैं NCERT 6 to 8 की, वो भी ज़रूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। इसके बाद जब हमारी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ A and B आर ट्रू बट B इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो मतलब कि कथन भी दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है इसकी। ब्रिटिश काल के दौरान अधिकांश भारतीय गांवों में भट्टियां अनुपयोगी हो गई, और इसका कारण दिया हुआ है। इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए वन कानून थे। तो वन कानून उन्होंने ऐसे बनाए गए थे जिसकी वजह से भारतीय गांवों में जो भट्टियां थी वो अनुपयोगी हो गई। भट्टियां बेसिकली जो कह सकते हैं एक तरह से हम जो चूल्हे वगैरह जो जलाए जाते थे वो एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने शिक्षा में शिल्प सीखने पर जोर दिया क्योंकि। तो महात्मा गांधी आपको पता ही है ज़्यादातर क्राफ्ट्स के सीखने पर जोर देते थे, लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स। तो वो क्यों जोर देते थे इस बात पर, इसमें हमें बताना है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कुछ। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, C और D इसमें सही होंगे। क्यों है, क्यों जोर दिया शिल्प सीखने पर? तो यह एक तो गतिविधियों को समझने के लिए दिमाग और क्षमता विकसित करेगा, और इससे गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा। इट वुड डेवलप माइंड एंड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एक्टिविटीज़। जब वो क्योंकि शिल्प सीखेंगे बच्चे तो उनका एक तरह से माइंड डेवलप होगा और कैपेसिटी होगी अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को। इट वुड लीड टू प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जब वो कुछ सीख लेंगे तो उससे क्या कर सकते हैं, वो रोजगार भी उसको बना सकते हैं अपना, और उससे कुछ धन कमा सकते हैं, जो कि बढ़ोतरी करेगा किसका, उनके आत्मसम्मान में और गरिमा बढ़ाने में। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। तो महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति के दिमाग और आत्मा का विकास होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों को ही रटना नहीं है। हम किताबों से सिर्फ किताबी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है जो हमारे जीवन में ज़रूरी है वो हमें कुछ एक्टिविटी के थ्रू ही आता है। तो इसीलिए गांधी जी मानते थे कि ये शिल्प वगैरह सीखना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक तो सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी, लोग खुद से काम करेंगे, तो रोजगार का जरिया भी एक तरह से हो सकता है। दूसरा उनका माइंड डेवलप होगा। तो उन्होंने महसूस किया कि बच्चों को अपने हाथों से काम करने, एक उपयोगी
शिल्प सीखने और विभिन्न चीज़ें कैसे संचालित होती हैं यह जानने की ज़रूरत है। इससे उनके दिमाग और समझने की क्षमता जो होगी वो विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर बताना है, हु हैज़ रिटन द बुक नेम्ड गुलामगिरी। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस टोटल हिस्ट्री के ही थे और हिस्ट्री का स्टैंडर्ड आप देख पा रहे होंगे काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है, 6 to 8 तक की बुक्स को जो NCERT है। तो जल्दी ही हिस्ट्री मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ चैनल पर, तो वहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे जिससे अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। और यहाँ पर तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक, और ये किस बारे में थी ये भी देख लेते हैं। गुलामगिरी एक तरह से भेदभाव पर आधारित किताब थी जिसे ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने लिखा था। ज्योतिबा फुले इनको शॉर्ट में कह देते हैं हम। तो 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक, परोपकारी और क्रांतिकारी समाज सुधारक हैं ये, और इसी पर आधारित थी इनकी बुक भी जो कि भेदभाव को दर्शाती है, भेदभाव पर आधारित है। डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता था जिस टाइम पर ये थे, तो इसी पर आधारित इनकी किताब। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। If you like this video, please give a thumbs up and please share video to your friends and relatives. Also subscribe the channel, and if you have any query then please ask me in comment section. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए stay connected and keep watching Study More Knowledge. Thanks for watching.